हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल क्लिक टू लर्न में स्वागत है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2025 में जितने भी कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का कलेक्शन लेकर आया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मैंने इस वीडियो के पहले और 3 वीडियो ला चुका हूँ, ये मेरा पार्ट 4 है। अगर आप लोगों ने वो तीनों वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही विस्तार से सारे ऑप्शंस को, सारे प्रश्न को समझाया हूँ। अगर आप ये सारे जो कंटिन्यू वीडियो मेरा चल रहा है, सारा सेशन देख लीजिएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी अगले एग्ज़ाम है आप लोगों का, यानी कि अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम है, उसमें आप बहुत ही बेहतर कर पाइएगा। तो मैंने इसके पहले पिछले वीडियो में 75 क्वेश्चन तक करा दिया था, ठीक। और आज हम लोग को देखना है 76 नंबर क्वेश्चन से। तो मैं आपका टाइम लॉस ना करते हुए डायरेक्ट बात करते हैं मुद्दे पे, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। और आज देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन से। ये मेरा पार्ट 4 है, ठीक। आइए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया एमएस वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट में बुलेट या नंबरिंग लगाने के प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करती है, ठीक। पहले हम ये समझ लेंगे बुलेट और नंबरिंग होता क्या है। ऐसे मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि बुलेट और नंबरिंग होता क्या है। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के बारे में बोल रहा है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। सॉरी, मैंने पेन यूज नहीं किया था। 1 मिनट होल्ड। चलिए आ गया। अच्छा, ये टैब थोड़ा नया नया लिया हूँ तो थोड़ा सा इस पर दिक्कत हो रहा है, बाकी सब ठीक है। आइए बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट में बुलेट या नंबरिंग सेट करने के लिए। मैंने थोड़ा सा चर्चा पीछे भी किया हूँ इस पर, बुलेट और नंबरिंग से लेकर। बुलेट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, अच्छा ये देखिए, ये जो A B C D लिखा हुआ है ना, इसके आगे मान लीजिए जैसे तीर का निशान लगा हुआ है, या फिर यहाँ पर भी तीर का निशान लगा हुआ है, या फिर हो सकता है कोई सिंबल टाइप से है, ठीक है। तो यही सब क्या बोलते हैं, इस सबको बुलेट बोलते हैं। मतलब अगर कोई सिंबल लगा हो, लाइन का पहले सिंगल लगा हो, तो इसको बोल सकते हैं ये बुलेट है। और नंबरिंग क्या है, जैसे ए जहाँ लिखा हुआ है एक जगह पे, मैं इधर प्रदर्शित कर दे रहा हूँ। एक लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन को 2 लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन को 3 लिखा हुआ है, चौथा क्वेश्चन को 4 लिखा हुआ है। तो ये सब सारे जो दिखाई दे रहा है ना, ये सब नंबरिंग होता है, ठीक है। और बुलेट और नंबरिंग करने से ये फ़ायदा है कि जैसे आप क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन बना रहे हैं किसी भी क्लास के लिए, तो जैसे ही आप बुलेट या फिर नंबरिंग चालू कर देंगे, मान लीजिए नंबरिंग ही चालू कर दिए हैं, मैंने आपको इसका एमएस वर्ड में ले जाकर भी दिखाऊंगा कैसे कार्य करता है। तो जैसे आप नंबरिंग चालू करिएगा तो इसे यहाँ पर 1 लिख कर आ जाएगा। जैसे ये लाइन आप लिखना स्टार्ट करिएगा, लिखने के बाद में जैसे यहाँ ख़त्म हो गया लाइन, इंटर बटन दबाइएगा ना, ऑटोमेटिक यहाँ पर 2 लिख कर आ जाएगा। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक 2 लिख कर आ जाएगा और 2 नंबर क्वेश्चन आपको टाइप कर देना है। फिर इंटर बटन दबाइएगा, 3 लिख कर आ जाएगा, फिर क्वेश्चन टाइप कर देना है। मतलब कि आपको सिर्फ इंटर बटन दबाना है और नंबरिंग आ जाएगा। जैसे फिर इंटर दबाएं, यहाँ पर 4 नंबर आ जाएगा, ठीक। ये भी लिख लिया। फिर जैसे इंटर दबाइएगा ना तो 5 नंबर आएगा, जबकि हमको 5 नंबर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आएगा। तो आप क्या करिएगा, फिर से एक बार इंटर बटन दबा दीजिएगा, यानी कि 4 के बाद में अगर कोई नंबर ना चाहिए तो 2 बार इंटर बटन दबाइएगा। जो नंबरिंग सिलेक्ट है या फिर जो बुलेट सिलेक्ट है वो डिसलेक्ट हो जाता है, यानी कि ये 5 नंबर वाला हट जाएगा, सिर्फ 4 तक रहेगा। आपका जितना ज़रूरत है बस उतना ही तक रह जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं इसको ऑप्शन के द्वारा कि कौन सा सही है, ठीक। तो पहला ऑप्शन है कि बेहतर संगठन के लिए सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट प्रतीकों या संख्याओं के साथ एक स्ट्रक्चर लिस्ट परिवर्तित करता है। चलिए ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं। यह महत्वपूर्ण पैराग्राफ को हाईलाइट करने के लिए बैकग्राउंड कलर का उपयोग करता है। नहीं, बैकग्राउंड कलर का उपयोग तो नहीं करता है, गलत है। सिलेक्ट किए गए कंटेंट को व्यू होने से बचाने के लिए हाइड कर देता है। हाइड करना इसका काम नहीं है, ये भी गलत है। यह स्वचालित रूप से डॉक्यूमेंट को कई खंडों में या लिस्ट स्प्लिट कर देता है, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, कि यह बेहतर संगठन के लिए सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या प्रतीकों को संख्याओं के साथ स्ट्रक्चर लिस्ट में परिवर्तित कर देता है, ठीक। अब आपको मैंने करके दिखा रहा हूँ यह कार्य कैसे करता है। आ जाएंगे हम यहाँ से एमएस वर्ड में,
और ये जो एरिया दिखाई दे रहा है पैराग्राफ वाला में, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये डॉट डॉट डॉट, इसको बुलेट बोलते हैं। उसमें देखिए कर्सर लेकर जा रहे हैं तो नीचे बुलेट लिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर बुलेट लिख रहा है, देखिए यहाँ पर बुलेट लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बगल वाला जो है ना, ये नंबरिंग है, 1 2 इसमें लिखा हुआ है। नंबरिंग में कैसा नंबरिंग चाहिए, 1 2 वाला चाहिए, ABCD वाला चाहिए, या फिर रोमन वाला चाहिए, आपको जो भी चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। बुलेट में भी दिखा दे रहा हूँ कि कैसा बुलेट चाहिए आपको। यहाँ पर बुलेट का लिस्ट दिखाई देगा, ये सब बुलेट है। जैसे आपको ये वाला चाहिए, इस पर क्लिक कर दिया मैंने, देखिए आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर दे रहा हूँ, फ़ॉन्ट का साइज़। चलिए इसको ट्राई करता हूँ आपके सामने। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ टाइप कर दिया, ठीक है। टाइप करने के बाद में जैसे ही मैंने इंटर बटन दबाऊँगा, जैसे ही मैंने इंटर बटन दबाऊँगा यहाँ से, फिर एक बुलेट आ जाएगा, ऑटोमेटिक आया, मैं नहीं लाया हूँ। यहाँ से फिर यहाँ टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद में फिर इंटर बटन दबाएँगे, फिर बुलेट आ जाएगा, फिर इंटर बटन दबाएँगे, फिर बुलेट आ जाएगा। लेकिन नहीं चाहिए तो फिर एक बार इंटर बटन दबा देंगे, वो हट जाएगा, ठीक। अब जैसे आपको नंबरिंग चाहिए तो नंबरिंग के लिए नंबरिंग में चले जाएंगे, कौन सा नंबरिंग चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट के बाद में फिर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करिएगा, फिर इंटर बटन दबाइएगा, 2 नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखना चालू करिएगा, फिर इंटर बटन दबाइएगा, 3 नंबर आ जाएगा। मतलब लिखने के बाद में जैसे ही आप इंटर बटन दबाइएगा, नंबर चेंज हो जाएगा। अब मुझे नहीं चाहिए, 4 वाला नहीं चाहिए, तो फिर एक बार इंटर बटन दबा देंगे, वो हट जाएगा। तो ये था बुलेट और नंबरिंग, ठीक है। अच्छा, ये भी पूछता है क्वेश्चन, पीछे क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि जो बुलेट और नंबरिंग है, ये किस होम में है, मतलब किस मेनू में है। तो आपको ध्यान देना होगा, ये जो है होम मेनू में है। ये इंसर्ट मेनू है, ये ड्रॉ मेनू है, ये डिजाइन मेनू है, लेआउट मेनू, ये रेफरेंस मेनू, मेलिंग मेनू, रिव्यू मेनू, व्यू मेनू, और ये हेल्प मेनू है, ठीक। इन अच्छा, अगर आपको इन सभी के बारे में ना पता होगा कि होम मेनू में कितने ऑप्शन है, इस सारे ऑप्शन से क्या क्या होता है, इंसर्ट मेनू में जो ऑप्शन है इससे क्या क्या होता है, तो आप हमारे चैनल पे चले जाइएगा। और MS वर्ड का पूरा लिस्ट बना कर रखा गया है, मतलब इसका पूरा डिटेल्स वीडियो बनाकर मैंने डाल चुका हूँ। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपको नहीं सब आता है तो ज़रूर जाकर देखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग का पार्ट कौन सा नहीं है, CPU का कौन सा पार्ट नहीं है। CPU का पार्ट सबको मैंने बता दिया था कि यहाँ से एक MU हो जाएगा, मेमोरी यूनिट हो जाएगा, दूसरा CU हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, तीसरा ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट हो जाएगा, ठीक। तो ये भी होगा, उसके बाद में ये भी हो जाएगा। अच्छा, रजिस्टर के बारे में पिछला वीडियो भी आपको मैंने फ़ोटो लगा कर बता दिया था, CPU का फ़ोटो लगा कर बताया था कि रजिस्टर कहाँ होता है। तो रजिस्टर भी होगा। कौन नहीं होगा, तो ग्राफिक्स नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है ना, सही नंबर, सही आंसर इसका C नंबर वाला हो जाएगा। इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पीछे वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डाउनलोड की गई फाइल को ओपन करते समय पावर पॉइंट के प्रोटेक्टेड व्यू का क्या अर्थ होता है। अच्छा, प्रोटेक्टेड व्यू का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब समझिएगा। अब इसका मतलब आपको 2 तरीक़ा से बताऊँगा। अच्छा, प्रोटेक्टेड देखिएगा, डॉक्यूमेंट जब है ना, डॉक्यूमेंट में 2 तरीके का प्रोटेक्शन होता है। पहला एक होता है रीड ओनली, एक होता है रीड ओनली, एक होता है इनक्रिप्टेड विथ पासवर्ड, इनक्रिप्टेड विथ पासवर्ड। अच्छा, रीड ओनली में क्या होता है, जैसे ये आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अच्छा, ये पावर पॉइंट में नहीं होता है, ये एक्सेल में भी होगा, उसके बाद में ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है, ठीक। तो रीड ओनली में क्या होता है कि जैसे आप इस पर लिखे हैं, डॉक्यूमेंट में आप लिखे हैं, लिखने के बाद में अब आप सोच रहे हैं कि मैं अपना डॉक्यूमेंट को ऐसा सुरक्षित कर लूँ कि अगर कोई व्यक्ति इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, बट इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहे। एडिटिंग का मतलब कि जो लिखा हुआ है इसको डिलीट करना चाहता है, या फिर इसमें कुछ और लिखना चाहता है, तो वो ये सब ना कर सके, यानी कि एडिटिंग नहीं कर सके। तो जब आप एडिटिंग से बचना है तो आप इसमें ये वाला पासवर्ड लगा दीजिएगा, रीड ओनली। रीड ओनली में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, आप इसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बट जैसे ही आप लिखने की कोशिश करिएगा तो फिर ये आपसे पासवर्ड मांगने लगेगा। जब से पासवर्ड नहीं दीजिएगा तब तक से आप लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड क्या है, ये वाला पासवर्ड जो मैंने बात कर रहा हूँ, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड क्या है कि अगर इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड आप डाल रहे हैं डॉक्यूमेंट में अपना, तो जैसे ही डॉक्यूमेंट को ओपन करिएगा ना, तो पहले आपसे पासवर्ड पूछेगा, ठीक है ना। जैसे आप पासवर्ड डालिएगा तो ही डॉक्यूमेंट ओपन होगा। जब डॉक्यूमेंट ओपन होगा तो आप लिख सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं। पहला वाला बताया है कि सिर्फ रीड मोड में खुलेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये किस मोड में खुलेगा, तो ये रीड मोड में खुलेगा, रीड ओनली।
ये तो खुल भी नहीं करेगा, जब से पासवर्ड नहीं डालिएगा तो नहीं खुलेगा। ये बिना पासवर्ड के भी खुल जाएगा, ये पासवर्ड डालने के बाद ही खुलेगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि कौन सा पासवर्ड डालना है, कौन सा पासवर्ड नहीं डालना। अपने ज़रूरत के अनुसार आप पासवर्ड डाल सकते हैं कि रीड ओनली डालना होगा तो रीड ओनली डाल लीजिएगा, इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड डालना होगा तो इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड डाल दीजिएगा। जैसे सीक्रेट चीज़ है, मतलब किसी को नहीं दिखाना है तो ये वाला पासवर्ड डाल देना, नहीं देख पाएगा। जैसे आपका रिज्यूम वगैरह है, तो रिज्यूम तो किसी व्यक्ति के पास भेजा जाता है कि ताकि वो पढ़ सके, तो रीड ओनली करके भेज दीजिएगा, क्योंकि वो पढ़ सकता है, ठीक, एडिट नहीं कर सकता है। अब मैंने आपको ये करके दिखा रहा हूँ कि ये कैसे होगा, ठीक। आइए ये देखिए। अच्छा चलिए पावर पॉइंट में ही कर दे रहा हूँ, पावर पॉइंट, ये मेरा पावर पॉइंट हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसके लिए फाइल मेनू में चले जाएंगे। फाइल मेनू में जाने के बाद में यहाँ पर इन्फो मिलेगा आपको। इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक करेंगे इन्फो पे। जैसे ही इन्फो पे क्लिक करिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है, इस पर क्लिक करिएगा। इसमें देखिए ऑलवेज रीड ओनली, जो मैंने आपको बताया हूँ, ऑलवेज रीड ओनली मतलब सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, ये पासवर्ड डालने के बाद में डॉक्यूमेंट आपका खुलेगा नहीं जब तक आप पासवर्ड नहीं डालिएगा। जैसे मोबाइल आपका है, मोबाइल में कोई एप्लीकेशन है, फ़ोटो ही है, फ़ोटो पे आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो पासवर्ड मांगता है, उसके बाद ही खुलता है। तो उसी तरीक़े से ये वाला हो जाएगा, ठीक। तो आप दोनों समझ गए होंगे। तो एक अभी पूछता है कि ये जो कहाँ पर मिलेगा, किस मेनू में मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, फाइल मेनू मिलेगा। फाइल मेनू में कहाँ, तो फाइल मेनू में जाएंगे। फाइल मेनू में जाने के बाद में ये इन्फो पे चले जाएंगे। इन्फो के बाद में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे चले जाएंगे, यानी प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। और यहाँ पर दो मिलेगा, ऑलवेज रीड ओनली और इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। आपको जो भी यूज करना है दोनों में से यूज कर सकते हैं, ठीक। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है और इसका उपयोग कंप्यूटर में आवश्यक सिस्टम निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मैंने आपको पीछे भी इन दोनों के बारे में बात कर चुका हूँ। कौन दोनों, तो एक हो जाएगा आपका रोम और दूसरा हो जाएगा रैम, ठीक। ये रीड ओनली मेमोरी है और ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रीड ओनली कहने का मतलब सिर्फ इसको क्या कर सकते हैं, हम रीड कर सकते हैं, जिसमें ऐसे निर्देश जमा होता है जो कंप्यूटर की आवश्यकता के अनुसार रखा जाता है। कंप्यूटर आवश्यक सिस्टम के निर्देश संग्रहित करने के लिए बोल रहा है, तो जो सिस्टम की ज़रूरत है ना वही वाला इसमें रखा जाता है। जैसे आपको पिछले बार भी बताया हूँ और फिर मैं बता रहा हूँ, जैसे व्हाट्सएप का कोई लोगो है, ठीक। जैसे अच्छा चलिए अभी तो नहीं बन रहा है मेरे से व्हाट्सएप का लोगो, शायद ऐसे ही होता है, यहाँ पर डब्लू लिखा होता है, व्हाट्सएप का लोगो है ये, नीचे लिखा होता है व्हाट्सएप। अब सोच रहे हैं कि यहाँ जो लोगो दिखाई दे रहा है ये हटा दूँ और इसका जगह पे क्या लगा दूँ, मैं अपना फ़ोटो लगा दूँ। ऐसा संभव नहीं है। और यहाँ जो व्हाट्सएप लिखा हुआ है यहाँ पर आप सोच रहे हैं हम अपना नाम लिख लूँ, तो ये भी संभव नहीं है। यानी कि वैसे इन्फॉर्मेशन इसमें जमा होता है जो आपके ज़रूरत के अनुसार नहीं है, ये सिस्टम के ज़रूरत के अनुसार है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली है, सिर्फ आप इसको रीड कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है कि इसमें ऐसे निर्देश जमा होता है जिसको आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। जैसे आप कोई फ़ोल्डर बना है, ठीक। अब इस फ़ोल्डर का आप नाम चेंज करना चाहते हैं, फ़ोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं, तो जब जहाँ नाम चेंज करना होगा, डिलीट करना होगा, तो ये सब सारे के सारे किस पे होगा, रैम पर होगा, क्योंकि आपको एडिटिंग का परमिशन मिल रहा है, ठीक। तो अब नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल का मतलब बता रहा हूँ कि नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब ना भूलने वाला और वोलेटाइल का मतलब भूलने वाला। कहने का मतलब कि अगर कंप्यूटर चालू है, जब तक कंप्यूटर में पावर है तब तक ये सारे के सारे बात याद करके रखेगा। मतलब जो भी इस पर एडिट किए हैं, डिलीट किए हैं, ऐड किए हैं, सारे के सारे बात याद करके रखेगा। कौन, रैम, जब तक इसमें पावर है। जैसे ही पावर कट होगा, आप क्या लिखे हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट कहाँ रखें, ये सारे के सारा ये भूल जाता है। मतलब इसका ये, इसको बोल सकते हैं मेमोरी लॉस है। जब तक पावर है तब तक है, पावर ख़त्म, इसका भी पावर ख़त्म हो जाता है, ठीक। पावर रहने पर ये याद रखता है कि अब क्या लिखे हैं, कौन फाइल कहाँ रखें, कौन कौन फाइल ओपन किए हैं, ठीक। जैसे ही पावर ख़त्म होगा ये भूल जाता है। लेकिन जो रोम होता है ये नॉन वोलेटाइल होता है, ना भूलने वाला है। यानी कि व्हाट्सएप का लोगो अगर पावर चल जाएगा या फिर मोबाइल ऑफ़ करके फिर खोलिएगा तो व्हाट्सएप का लोगो भी वैसा ही दिखाई देगा, यहाँ पर व्हाट्सएप का नाम भी वैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल मतलब ना भूलने वाला, वोलेटाइल मतलब भूलने वाला। तो ये अपने डेटा को नहीं भूलता है रोम। रैम जो होता है अपने डेटा को भूल जाता है पावर बंद होने के बाद में। अब ऑप्शन के अनुसार आप समझ चुके होंगे कि कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो यहाँ पर जो रोम हो जाएगा ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है आपका कि एक परिदृश्य पर विचार करें जहाँ एक उपयोगकर्ता टच सेंसिटिव डिस्प्ले के साथ इंटरेक्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के भीतर इस घटक की
कार्यात्मक द्वैतता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आप पहले बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा यहाँ पर किसको हाईलाइट करना है। यहाँ पर देखिए, एक उपयोगकर्ता मतलब यूजर के बारे में बात कर रहा है कि टच सेंसिटिव डिस्प्ले के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब काम करता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के भीतर इस घटक का कार्यात्मक द्वैतता का सबसे अच्छा वर्णन है? मतलब टच स्क्रीन के साथ काम कर रहा है कोई व्यक्ति, तो पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। चलते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। कह रहा है कि यह एक इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। हाँ, ये तो सही बात है, जो टच स्क्रीन होता है यह इनपुट डिवाइस की तरह कार्य करता है। ठीक, आगे, जो टच इनपुट का पता लगाता है तथा एक आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। एकदम सही है, आउटपुट डिवाइस के रूप में भी कार्य करता है, जो सूचना और दृश्य अनुक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। हाँ, ये क्या करता है? डिस्प्ले पर प्रदर्शित करता है। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया हूँ। जैसे आपका मोबाइल ही है, मोबाइल पे जैसे ही आप कोई टच करते हैं, कोई आइकन को टच करते हैं, जैसे व्हाट्सएप का आइकन को टच करते हैं, तो जैसे जैसे टच करिएगा, जो टच है ना वो इनपुट का कार्य करेगा, लेकिन टच करने के बाद जब व्हाट्सएप खुलेगा तो डिस्प्ले पर दिखाई देता है, यानी कि जो डिस्प्ले है वो आउटपुट का कार्य करेगा। तो ये तो बहुत बढ़िया वर्णन कर रहा है। ठीक है, आगे लेकिन पढ़ेंगे, हो सकता है इससे बेहतर कुछ मिल जाए। कह रहा है कि यह केवल एक इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। केवल कह रहा है, केवल इनपुट डिवाइस के रूप में तो कार्य नहीं कर रहा है, इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य कर रहा है। यह केवल आउटपुट भी नहीं होगा। इसकी प्राथमिक भूमिका डेटा भंडारण की बात कर रहा है। भंडारण मतलब स्टोरेज की बात कर रहा है, तो ये स्टोरेज भी नहीं करता है। स्टोरेज का काम कौन करता है? तो स्टोरेज का काम एचडीडी करता है। ठीक है, ये एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये स्टोरेज डिवाइस है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, अच्छा ये उसी का, वहाँ पर जो हिंदी वर्जन था जगह नहीं था, तो मैंने ये हिंदी में सिर्फ है, और आगे देखिएगा तो इंग्लिश में मिल जाएगा। मैं आपको आपके सुविधा के लिए दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को ऐड किया हूँ। आपको अगर हिंदी पढ़ने में दिक्कत है तो आप इंग्लिश आराम से पढ़ सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि यदि आप कट और पेस्ट का उपयोग करके टेक्स्ट को स्थानांतरित करते हैं तो एमएस ऑफिस में पेस्ट होने से पहले टेक्स्ट कहाँ जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जब किसी टेक्स्ट को आप कट किए हैं, चाहे कॉपी किए हैं, वो टेक्स्ट हो या ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई इमेज हो, तो कट या कॉपी करने के बाद में कहाँ जाता है? जैसे कॉपी करिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने क्लिक लिख दे रहा हूँ, इसको जब कॉपी करिएगा ना तो ये यहीं रहता है, कहीं जाएगा नहीं। ठीक, लेकिन जैसे ही कट करिएगा ना तो ये यहाँ से गायब हो जाता है। अब जहाँ पेस्ट करिएगा ना वहाँ पर ये आ जाता है। जैसे यहाँ पेस्ट किए तो यहाँ पर आ जाता है, लेकिन जब कट किए थे तो ये गायब हो गया था। तो गायब होने के बाद आखिर था कहाँ कि फिर से यहाँ पेस्ट करने के बाद आ गया। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को कट या कॉपी करिएगा तो वो जाकर क्लिप बोर्ड में जमा हो जाता है। एक स्थान होता है, मतलब कंप्यूटर में क्लिप बोर्ड, तो क्लिप बोर्ड में जाकर जमा हो जाता है। जब किसी भी फाइल को, फोल्डर को, टेक्स्ट को, इमेज को कट करिएगा चाहे कॉपी करिएगा तो पहले वो क्लिप बोर्ड में जमा हो जाता है। जमा होने के बाद में जैसे ही पेस्ट करिएगा ना तो फिर क्लिप बोर्ड से जहाँ पेस्ट करिएगा वहाँ पर चला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्लिप बोर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि आप कट या पेस्ट का उपयोग करके किसी टेक्स्ट को हस्तांतरित करते हैं तो एमएस ऑफिस में पेस्ट होने से पहले टेक्स्ट कहाँ जाता है? तो क्लिप बोर्ड में जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक सीपीयू का हिस्सा नहीं है? यह पहले बात हो चुका है, लेकिन इसका ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। तो कैश मेमोरी के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, आप पीछे वीडियो जाकर देख सकते हैं कैश मेमोरी क्या है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि इसमें ऐसे निर्देश जमा होता है जो सिस्टम को इंस्टेंटली ज़रूरी है, मतलब एकदम ज़रूरी है, आवश्यक इसमें डेटा रखा जाता है। जैसे बहुत जल्दी अगर कोई डेटा चाहिए सिस्टम को तो कैश मेमोरी से ले लेता है, कैश मेमोरी में जमा रहता है। बाकी एलयू की बात करें, अच्छा कैश मेमोरी होता कहाँ? तो ये सीपीयू के भाग है, सीपीयू के अंदर ही होता है। उसके बाद में अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट ये भी सीपीयू का भाग है। कंट्रोल यूनिट ये भी सीपीयू का भाग है। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव ये सीपीयू का भाग नहीं है, इसको बोल सकते किसका भाग है? ये तो कंप्यूटर का भाग है। ठीक है, और एचडीडी कौन सा डिवाइस होता है? तो ये स्टोरेज डिवाइस होता है, ये भी बात याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अरे यार मैंने, हाँ ठीक है आ गया। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैंने इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सीपीयू का भाग नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हमारा अगला प्रश्न है कि जब कोई यूजर
MS वर्ड में बुलेट बटन दबाता है तो निम्न में से क्या होता है? मैंने बुलेट बटन अभी आपको जस्ट कुछ समय पहले बुलेट और नंबरिंग दोनों को बताया हूँ, तो आप मुझे लगता है कि आसानी से इस क्वेश्चन का तो ज़रूर कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है कि सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट बुलेट लिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बात है। अगर कोई आप टेक्स्ट को सिलेक्ट किए हैं और बुलेट बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा? बुलेट में परिवर्तित हो जाएगा। टेक्स्ट नहीं, मतलब टेक्स्ट के पहले बुलेट आ जाएगा। आगे करेगा सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट नंबर लिस्ट में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, नंबर लिस्ट में कैसे होगा? नंबर लिस्ट के लिए तो नंबरिंग चूज करना होगा, तब होगा, बुलेट से नहीं होगा। बुलेट का अलग ऑप्शन होता है, नंबरिंग का अलग ऑप्शन होता है। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर में बदल जाता है, नहीं। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर का जो कमांड होता है वो Ctrl+E होता है, ठीक। उसके बाद में कह रहा है फ़ॉन्ट का आकार बढ़ा जाएगा, नहीं, फ़ॉन्ट का आकार भी नहीं बढ़ेगा। अच्छा, फ़ॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए Ctrl+ ये बंद बड़ा कोष्ठ, ठीक है ना, इससे आकार बड़ा होता है, इसका जस्ट अपोजिट वाला से क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये टेक्स्ट का आकार बड़ा करने का शॉर्टकट है। तो आपको सही आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, सॉरी, विंडोज़ ओएस का कौन सा घटक यूजर्स को सिस्टम सेटिंग जैसे डिस्प्ले, रेजुलेशन, ध्वनि प्राथमिकताएं, साउंड परफॉर्मेंस और यूजर अकाउंट को मॉडिफाई करने की सुविधा देता है? यहाँ से देखिएगा, सेटिंग की बात कर रहा है, सिस्टम सेटिंग। जैसे आपके मोबाइल में सेटिंग होता है ना, उसी तरीके के कंप्यूटर में भी सेटिंग होता है, बट कंप्यूटर के सेटिंग को क्या बोलते हैं वो पूछ रहा है। जैसे डिस्प्ले का रेजुलेशन सेट करना चाहिए। रेजुलेशन कहने का मतलब कि जैसे बड़ा डिस्प्ले अगर लगा दीजिएगा, मॉनिटर लगा दीजिएगा, या फिर कोई टीवी है बड़ा सा, अगर उसको जोड़िएगा तो इसका रेजुलेशन सेट करना होता है, क्योंकि बड़े आकार का अगर डिस्प्ले होगा तो उसके लिए रेजुलेशन ज़्यादा होता है। जैसा अभी मेरा शायद 1920x1080 है, ऐसे ही कुछ। अगर छोटा डिस्प्ले है तो इसके लिए छोटा रेजुलेशन चूज करेंगे। अच्छा, रेजुलेशन मतलब पिक्चर की क्वालिटी कैसा दिखना चाहिए, रेजुलेशन पर निर्भर करता है। ध्वनि की प्राथमिकता मतलब साउंड का सेटिंग करना है। यूजर के अकाउंट के बारे में मॉडिफाई करना है। अकाउंट कहने का मतलब जैसे ही आप कंप्यूटर को लॉगिन करिएगा, तो अगर आप अकाउंट ऐड किए हैं तो फिर अकाउंट का नाम वहाँ पर दिया रहेगा। अगर पासवर्ड डालें तो नीचे पासवर्ड दिखाएगा। अगर 2 अकाउंट कंप्यूटर में ऐड है तो फिर 2 गो दिखाई देगा, 3 गो है तो 3 गो दिखाई देगा। इसमें से आपका जो है उसमें पासवर्ड डालिए और इंटर हो जाइएगा। अगर पासवर्ड नहीं है तो फिर डायरेक्ट क्लिक करिए, आप इंटर हो जाइएगा, ठीक। तो ये जो सुविधा देता है सिस्टम सेटिंग का, तो कंट्रोल पैनल उसको बोलते हैं। इसमें देख लेंगे, कंट्रोल पैनल ये है, इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। अब आपको कंट्रोल पैनल के बारे में बता रहा हूँ, कंट्रोल पैनल क्या होता है। तो स्टार्ट में चले जाइएगा और यहाँ पर सर्च करिएगा कंट्रोल। यहाँ से पूरा सिस्टम का सेटिंग होता है, मतलब पूरा कंप्यूटर का सेटिंग यहाँ से होगा, ठीक। मैंने क्लिक कर दिया हूँ कंट्रोल पे, ये खुल गया कंट्रोल पैनल। जैसे साउंड का बोल रहा था सेटिंग करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए साउंड का सेटिंग है। जैसे मैं अभी जिस माइक से बोल रहा हूँ इसका सेटिंग करना होगा तो यहाँ पर माइक का सेटिंग है। जैसे माउस का सेटिंग करना है तो यहाँ पर माउस का सेटिंग है। मतलब पूरा कंप्यूटर का सेटिंग आपको यहीं मिलेगा। रेजुलेशन की बात कर रहा था तो यहाँ पर रेजुलेशन ग्राफिक्स में मिल जाएगा, यहाँ से रेजुलेशन सेट कर लेंगे, ठीक। तो जो भी यूज़र के बारे में बोल रहा था यहाँ से यूज़र के बारे में सेट कर लेंगे। तो ये सब सारे के सारे काम कहाँ से होता है? ये सब कंट्रोल पैनल से होता है, ठीक है ना। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि कंप्यूटिंग के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप क्या है? मतलब इसका ये फुल फॉर्म पूछ रहा है। ASCII का, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में, यहाँ पर तो एल्गोरिथम है तो ये नहीं होगा। उसके बाद अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी नहीं होता है, इंटरचेंज होता है। अमेरिकन, यहाँ पर सिस्टमेटिक भी नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। इसमें देख, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो कंप्यूटर में कुछ ऐसे बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जिसका फुल फॉर्म आपको याद करना होगा। मैंने फुल फॉर्म का एक वीडियो बना दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें तो कुछ है नहीं, चलते हैं आगे। कंप्यूटर चालू रहने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? आपको हिंट के तौर पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लिख रहा है अस्थायी। अब आप समझ गए होंगे, अगर पिछला वीडियो मेरा देख रहे हैं या फिर कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे, आपका इसका आंसर पता चल गया। अस्थायी कौन रखता है? तो अस्थायी डेटा को रोम रखता है, ठीक है ना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। रोम कैसा रखता है? तो अस्थायी डेटा रखता है, ठीक है ना। हार्ड डिस्क क्या है? तो स्टोरेज डिवाइस है। कैश क्या है? तो ये मतलब कंप्यूटर को जल्दी कोई निर्देश चाहिए तो फिर कैश ले लेता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, यदि आप MS एक्सेल 365 में
किसी वर्कबुक को इस प्रकार सहेजना चाहते हैं कि केवल देखने की अनुमति हो तथा एडिटिंग प्रतिबंधित हो, तो आपको किस फीचर का उपयोग करना चाहिए? मैंने यही क्वेश्चन पूछा था पावर पॉइंट में, ठीक है ना, और यही सेम क्वेश्चन पूछ दिया एक्सेल में। दोनों के लिए बस एक ही ऑप्शन है। अब बोल रहा है कि सिर्फ क्या कर सकता है, उसे देखने की अनुमति हो, केवल देखने की अनुमति हो, ठीक है ना। उसमें एडिटिंग प्रतिबंधित हो, यानी कि एडिटिंग नहीं कर सके। यहाँ पर एडिटिंग प्रतिबंधित की बात करें, एडिटिंग ना कर सके, तो सिर्फ और क्या करेगा वो, तो रीड ओनली में। इसका सही जो आंसर हो जाएगा रीड ओनली। यहाँ से ये सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया भी हूँ कि मल्टी कोर प्रोसेसर वाले कंप्यूटर सिस्टम पर विचार करें। एक साथ कई स्वतंत्र कार्य निष्पादित करते समय समान क्लॉक स्पीड वाले सिंगल कोर प्रोसेसर की तुलना में मल्टीपल कोर होने का प्राथमिक लाभ क्या है? यहाँ पर मैंने आपको मल्टीपल के बारे में बताया था पिछले। अभी देखिएगा, अच्छा मल्टी मतलब क्या होता है? एक से अधिक। मल्टी का मतलब एक से अधिक। यहाँ पर मल्टी कोर प्रोसेसर और उसके बाद में सिंगल कोर प्रोसेसर के बारे में पूछ रहे हैं कि सिंगल कोर प्रोसेसर और मल्टी कोर प्रोसेसर में क्या अंतर है, बेहतर कौन है, ठीक है ना। ये बात हमको बताना होगा। अच्छा, यहाँ पर और एक टेक्निकल वर्ड है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लॉक स्पीड। तो जो सीपीयू का स्पीड होता है वो क्लॉक स्पीड में मापा जाता है, तो ये सीपीयू का स्पीड यहाँ पर क्लॉक स्पीड दे रहा है। मल्टी कोर प्रोसेसर वाले कंप्यूटर सिस्टम पर विचार करें। एक साथ कई स्वतंत्र कार्य निष्पादित करते समय समान क्लॉक स्पीड वाले सिंगल कोर प्रोसेसर की तुलना में मल्टीपल कोर होने का प्राथमिक लाभ क्या है? अच्छा, मल्टीपल और सिंगल, जैसे सिंगल में आप एक समय में एक ही कार्य कर सकते हैं। मल्टीपल में क्या होता है कि एक समय में एक से अधिक आप कर सकते हैं, एक से अधिक काम कर सकते हैं, एक से अधिक एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें। पहला ऑप्शन है कि संपूर्ण प्रणाली के लिए कम बिजली खपत। संपूर्ण बनाने के लिए कम बिजली खपत, ये गलत है। आगे कह रहा है कि एक साथ कई अलग अलग प्रोसेस को हैंडल और निष्पादित करने को बेहतर क्षमता। एक साथ कई अलग अलग प्रोसेस को हैंडल और निष्पादित करने के लिए बेहतर क्षमता, ये सही है। क्योंकि एक साथ कह रहा है, एक साथ कई अलग अलग प्रोसेस को हैंडल और निष्पादित करने के लिए बेहतर क्षमता, ये किस में होता है? मल्टी कोर में होता है। जबकि ये वाला सिंगल कोर में नहीं होता। सिंगल में एक साथ एक ही होता है, इसमें करेगा अलग अलग। तो हाँ, मल्टी कोर में अलग अलग आप प्रोसेस कर सकते हैं, उसको हैंडल भी कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बाकी ये गलत हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि MS वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर, यानी कि इसका जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल एच होता है, शॉर्टकट कंट्रोल एच होता है, का उद्देश्य क्या है? यानी कि फाइंड रिप्लेस का उद्देश्य क्या है? अच्छा, फाइंड मतलब क्या है? ढूंढना। रिप्लेस मतलब क्या होता है? चेंज करना। बस इसका डिफिनीशन से ही आपको पता चल जाएगा ऑप्शन पढ़ने के बाद में कौन सही होगा। हाइपर लिंक डालना, नहीं, एकदम गलत है। आगे करेगा विशिष्ट टेक्स्ट को सर्च करना। फाइंड मतलब सर्च करना होता है और उसे अन्य टेक्स्ट में बदलना है। रिप्लेस मतलब बदलना होता है। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। बाकी पैराग्राफ स्पेसिंग अभी गलत है और सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का फंड बदलना ये भी गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को शीघ्रता से ओपन करने के लिए किया जाता है? मतलब किसी भी फाइल को पावर पॉइंट में जल्दी ओपन करना है तो ओपन का एक ही कमांड होता है कंट्रोल ओ, ठीक है। ये किसका कमांड है? ये ओपन का कमांड है, ठीक। बाकी शिफ्ट ओ कुछ नहीं होता, टैब ओ कुछ नहीं होता, अल्ट ओ भी कुछ नहीं होता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में फार्मूला बार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? फार्मूला बार का प्राथमिक उद्देश्य पूछ रहा है कि फार्मूला बार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आइए फार्मूला बार का प्राथमिक उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। अच्छा, फार्मूला बार बोलते किसे हैं? जैसे एक्सेल हो जाएगा, ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूँ उसका। अच्छा, एक्सेल में देखिएगा चाहे कोई भी प्रोग्राम है, ऊपर में आपको मिलेगा मेनू, जैसे फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, लेआउट मेनू। उसके बाद में जैसे मेनू को थोड़ा नीचे देखिएगा तो यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे फाइल मेनू में कितना ऑप्शन है, ये सब ऑप्शन इसमें रहेगा, ठीक है। अब एक्सेल की बात करें तो इसका थोड़ा सा जब नीचे देखिएगा ना, एक छोटा सा पतला सा पट्टी होता है, ठीक है। यही जो पट्टी है इसी को बोलते हैं फार्मूला बार। यही है फार्मूला बार। अब इसमें क्या होता है फार्मूला बार में, मैंने रो कलर में डिवाइड कर दे रहा हूँ। जैसे आप सेल में जो भी क्रिया करिएगा
जैसे अच्छा इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये फार्मूला बार में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक इधर और एक इधर। जैसे टेस्ट में आप जो भी लिखिएगा, यहाँ पर जो लिखिएगा वो आपको फार्मूला बार में दिखेगा, ठीक। इसका मैंने सही उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे मैंने इसमें 2+2 कर दिया, ठीक है, इक्वल टू का चिन्ह देकर 2+2 कर दिया। जैसे ही आप इक्वल टू का चिन्ह करके 2+2 करके उसके बाद में इंटर बटन दबाइएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इंटर बटन दबाएंगे इसमें 4 लेकर आ जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया, ठीक। अब अभी मैंने आपसे पूछूंगा कि 4 कैसे हुआ, तो आप बता सकते हैं कि 2 और 2 जोड़कर 4 हुआ है। लेकिन मान लीजिए अभी कोई व्यक्ति अभी नहीं देखा है कि 4 कहाँ से हुआ है, मतलब वो अभी अभी आ रहा है, अभी भी आ रहा है, अब उससे पूछेंगे कि 4 कैसे हुआ है, तो बहुत प्रकार के आंसर देगा। कह सकता है कि 1 गुना 4 किया है, या फिर कह सकता है कि आप इसमें 4 टाइप किए हैं, या फिर कह सकता है कि 2 गुना 2 किए हैं, या फिर ये भी कह सकता है कि 8-4 किए हैं। मतलब बहुत प्रकार के हज़ारों इसका ऑप्शन दे सकता है। लेकिन इसका एक्चुअल में सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो सही ऑप्शन तो आपको पता है कि 2+2 करेंगे, मतलब 2+2 करके ये 4 हुआ है। तो जैसे ही आप इस बॉक्स में क्लिक करिएगा, यानी कि इस सेल में क्लिक करिएगा, और जब फार्मूला बार में देखिएगा तो फार्मूला बार में यहाँ पर लिखा रहता है, जो भी आप क्रिया किए होंगे 2+2 किए लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर 2+2 लिख कर आएगा, यानी कि ये जो 4 है 2 और 2 जोड़ कर आया है। जैसे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, अगर इसमें सिर्फ 5 लिखा हुआ है तो एक मतलब कि इसमें 5 लिखा हुआ है, इस पर कोई क्रिया नहीं किया हुआ है। आपको कहने का मतलब कि सेल में जो भी आप एडिटिंग करिएगा, आप यहाँ से भी एडिटिंग कर सकते हैं, फार्मूला बार में भी जाकर एडिट कर सकते हैं, प्लस की जगह पर गुना कर चिन्ह दे दीजिएगा, आंसर बदल जाएगा। तो जो भी फार्मूला बार में एडिट करेंगे वो सेल में भी एडिट होगा, सेल में एडिट करेंगे तो फार्मूला बार में भी एडिट होगा, ठीक है। अब बात करेंगे इसको क्या बोलते हैं, तो ये सेल का एड्रेस बताता है, ये सेल का एड्रेस बताता है कि आप किस सेल में है, ठीक है। यहाँ पर एक्सेल में देखिएगा तो यहाँ 1 लिखा होगा ऊपर में। चलिए मैं आपको एक्सेल करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा करके बताऊँगा। तो ये रहा एक्सेल, ठीक है। और मैंने देखिए ये जो एक एरिया दिख रहा है ना, ये देखिए फार्मूला बार है, थोड़ा सा नीचे लिख भी रहा है कर्सर के नीचे, फार्मूला बार है, ये एफ एक्स फंक्शन है, और इसको बोलते हैं एरिया, ठीक है, नेम बॉक्स बोलते हैं इसको। ये सेल का एड्रेस बताता है। जैसे ही इसमें कुछ लिखा, जैसे मैंने इसमें कुछ लिखा, देखिएगा फार्मूला बार में भी लिखा रहा होगा, ये फार्मूला बार है, इसमें भी देखिए यही बात लिख कर आया है। जैसे मैंने इसमें अभी इज इक्वल टू का चिन्ह देकर 6 और प्लस का चिन्ह मैंने दे दिया, अब +7 कर दे रहे, इंटर बटन दबाएंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 कैसे आया है, तो जाइएगा फार्मूला बार में देखिए, इज इक्वल टू लिखा हुआ 6 + 7 तब 13 हुआ है, ठीक है। डबल क्लिक करिएगा तब इसमें पता चलेगा क्या लिखा हुआ है, लेकिन डबल क्लिक नहीं करेगा तो 13 दिखाई देगा। लेकिन 13 आया कैसे है, यहाँ पर फार्मूला बार में शो करेगा, ठीक। अब इसको बोलेंगे सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस कैसे डिफाइन किया जाता है, तो सेल एड्रेस ऐसे डिफाइन किया जाता है, रो और कॉलम के आधार पर सेल का एड्रेस डिफाइन किया जाता है। जैसे ये रो हो जाएगा, इस क्षेत्र को रो बोलते हैं। जो ऐसे वाला है, जैसे ABCDEF लिखा हुआ ना, ये रो है, और नीचे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ ये कॉलम है। तो रो और कॉलम के एरिया पर डिसाइड करेंगे सेल का एड्रेस क्या होगा। जैसे अभी इसमें मैंने जी लिख दिया हूँ, ठीक है ना। अच्छा, जो जी लिखा हुआ है किस सेल में लिखा हुआ है, तो पहले रो को देखेंगे किस रो में है, तो सी में है, ठीक है ना, यहाँ पर सी में है, ठीक। और उसके बाद में किस कलर में है, तो इसके सामने से देखिएगा सी में है सामने, इसके सामने देखिएगा 3 में है, तो इसको बोल सकते हैं C3 में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है C3। आप बता सकते हैं कि 13 किस में लिखा हुआ, आप कमेंट जरूर करिएगा कि जो 13 लिखा हुआ है ये किस बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। 13 जो लिखा हुआ है कौन सा सेल में लिखा हुआ है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप समझ गए होंगे, इस क्षेत्र को फार्मूला बार बोलते हैं, टोटल को फार्मूला बार बोलते हैं। उसके बाद में ये सेल एड्रेस है, मैंने बॉक्स का नाम है, या FX फार्मूला यहाँ से लगता है, बहुत सारा फार्मूला लगेगा आपको यहाँ से। उसके बाद में आप सेल में जो भी लिखिएगा फार्मूला बार में शो करेगा। अब ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कि कौन सा सही होगा। कह रहेगा सेल के बैकग्राउंड का रंग बदलना, फार्मूला बार से तो रंग बदलेगा नहीं, ये तो गलत है। अगर बात कर रहे हैं कि सेल के कंटेंट को डिस्प्ले और एडिट करना, हाँ, सेल में जो भी कंटेंट लिखेंगे उसको डिस्प्ले भी करेगा और एडिट भी कर सकते हैं वहाँ से। चार्ट का इमेज इंसर्ट करना भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में स्प्रेडशीट प्रिंट करने का सही तरीका क्या है। यानी कि एक्सेल में जो स्प्रेडशीट होता है, अच्छा स्प्रेडशीट किसे बोलते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है बॉक्स बॉक्स वाला, इसी को स्प्रेडशीट बोलते हैं। इसको प्रिंट करने का सही तरीका पूछ रहा है, कैसे प्रिंट करेंगे, तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। ऐसा तो Ctrl+P बटन दबाइएगा तो भी प्रिंट हो जाएगा। फाइल में जाकर, फाइल में यहाँ पर प्रिंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करिएगा तो भी प्रिंट का ऑप्शन आएगा। लेकिन अब बात करेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे।
कंट्रोल एस यहाँ लिखा हुआ है, तो कंट्रोल एस किसका कमांड है? सेव का कमांड है। ये तो प्रिंट का कमांड है नहीं। अच्छा, कंट्रोल पी टी लिखा हुआ है, खाली कंट्रोल पी लिखता तो सही होता है, पी टी है तो नहीं, तो गलत है। उसके बाद होम टैब पर क्लिक करें और प्रिंट का चयन करें। होम टैब में तो प्रिंट नहीं होता है, अभी आप देखे हैं कि फाइल टैब में मिलता है, ठीक है ना, ये सही है। फाइल टैब पर क्लिक करें और प्रिंट का चयन करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि एम एस पावर पॉइंट 2016 में या बाद के संस्करण में कौन सा अनुक्रम सर्वोत्तम रूप से ब्लैंक प्रेजेंटेशन आरंभ करता है? ब्लैंक मतलब होता है खाली, बोल सकते हैं न्यू, इसको न्यू प्रेजेंटेशन चालू करना है। एम एस पावर पॉइंट 2016 में या 16 के बाद में जो भी संस्करण है, 16 के बाद 19 संस्करण है, 19 के बाद में 21 है, ठीक, 21 के बाद में 23 भी है, तो अभी आने वाला है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये कैसे आता है? फाइल में चले जाएंगे, फाइल में जाने के बाद में न्यू पर क्लिक करेंगे, और न्यू पर क्लिक करिएगा तो देखिएगा लिखल होगा बगल में न्यू प्रेजेंटेशन, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आपको देखना होगा तो देख लीजिए यहाँ से, ये रहा मेरा पावर पॉइंट। अब चले जाइए फाइल में, फाइल के बाद में लिखल था न्यू, आ गए हम न्यू पे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। जैसे ही ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पावर पॉइंट खुलकर आ जाएगा, ठीक। अब आपको इसमें जो भी कार्य करना है आप कार्य कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट को कैसे ऐड किया जाता है? अच्छा, पावर पॉइंट से लगता है 2-3-4 क्वेश्चन इसमें। स्लाइड में टेक्स्ट को कैसे ऐड किया जाता है, तो चलिए आपको करके बता रहा हूँ, उसके बाद फिर ऑप्शन पे आएंगे। अच्छा, ये जो दिख रहा है ना, इसी को टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं या फिर प्लेस होल्डर बोलते हैं। ये जो है बॉक्स, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। तो जैसे ही इस बॉक्स में क्लिक करिएगा, प्लेस होल्डर में क्लिक करके अपना लिखना स्टार्ट करते हैं, जो भी लिखना है। नीचे वाला भी प्लेस होल्डर में क्लिक करके लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी लिखना है इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब आप प्लेस होल्डर में क्लिक करिए और लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो अब ऑप्शन के अनुसार देखेंगे कैसा ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहे हैं कि ट्रांजिशन टैब का उपयोग करें, पहला ऑप्शन। तो ट्रांजिशन टैब का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है, गलत है, क्योंकि मुझे स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करना, तो ये गलत है। आगे करें इमेज को स्लाइड पर ड्रैग करें, इमेज पर स्लाइड ड्रैग करने से भी नहीं होगा, कंट्रोल टी दबाएं, ये गलत है। आगे करें अगर टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक करें और टाइप करना शुरू करें, एकदम बिल्कुल सही है, मैंने आपको करके दिखाया भी हूँ अभी अभी कि जिस आप टाइप कर रहे हैं तो प्लेस होल्डर में क्लिक करेंगे और डायरेक्ट लिखना चालू कर देंगे, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यदि कोई उपयोगकर्ता किसी फाइल का नाम उसी फोल्डर में मौजूद फाइल के समान रीनेम करने का प्रयास करता है तो निम्न में से क्या होगा? जैसे ये एक फोल्डर हो गया, ठीक, इसमें एक फाइल है या फिर फोल्डर है एस नाम से। जैसे कोई व्यक्ति, अच्छा जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसके अनुसार बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति दोबारा किसी फाइल का नाम ऐसे ही करना चाहता है तो क्या होगा, ये बोल रहा है, ठीक है ना। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि कंप्यूटर सिस्टम में कहीं पर भी आप डी ड्राइव में चले जाइए, ई ड्राइव में चले जाइए, चाहे डेस्कटॉप पर चले जाइए, किसी भी एक ही स्थान पर एक ही नाम का दो फोल्डर नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी भी स्थान पर एक ही नाम से एक ही जगह पर दो फोल्डर नहीं हो सकता है। आप इसको एस लिखें तो हो सकता है आपको इसको S1 लिखना पड़ेगा, S2 लिखना पड़ेगा, चाहे एस के साथ कोई और अन्य वर्ड जोड़ना होगा ही होगा। आप एक ही स्थान पर दो को नहीं लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे तो इसके लिए होगा क्या, जब लिखिएगा तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आपको चलेंगे, कह रहेगा फाइल एक्सटेंशन स्वचालित रूप से बदल जाएगा। आपको फाइल एक्सटेंशन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक, पहले इसको देख लेंगे। तो ये गलत हो जाएगा, गलत है। विंडोज़ एक त्रुटि प्रदर्शित करता है, हाँ, ए फाइल विद दिस नेम ऑलरेडी एग्जिट, ठीक है। मतलब जैसे ही आप एस लिख कर इंटर बटन दबाइएगा तो एक मैसेज आ जाएगा कि ये जो फाइल नेम है पहले से यहाँ पर ऐड है, तो दोबारा नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन के बारे में कि एक ही जगह पर एक ही नाम से दो फोल्डर नहीं हो सकता है, दो फाइल नहीं हो सकता है, आपको कुछ ना कुछ चेंजिंग करना होगा। बात करेंगे फाइल एक्सटेंशन के बारे में, तो मैं नया पेज ले रहा हूँ, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक। फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है कि जितने भी प्रोग्राम होता है उन सभी प्रोग्राम का एक यूनिक कोड नेम होता है, एक यूनिक कोड नेम होता है, उसी यूनिक कोड नेम को फाइल एक्सटेंशन कहा जाता है।
उसी यूनिक कोड नेम को फाइल एक्सटेंशन कहा जाता है। ठीक, जैसे में एक फाइल यहाँ पर MS वर्ड का है, अच्छा वर्ड वाला पर डब्ल्यू लिख कर आता है। एक फाइल एक्सेल का है, इस पे अच्छा एक्सेल वाला पर एक्स लिख कर आता है, ई लिख कर नहीं आता है, एक्स लिख कर आता है। ठीक, और एक फाइल पावर पॉइंट का है, इस पे पी लिख कर आता है। ठीक, एक फ़ोटोशॉप का फाइल है तो फ़ोटोशॉप का लोगो लिख कर आता है या फिर PS लिख कर आता है। ठीक, और एक मैं ले रहा हूँ, एक टेक्स्ट फाइल ले रहा हूँ तो टेक्स्ट फाइल पे कुछ लिख कर नहीं आता है, ऐसे ऐसे लाइन खींच रहता है। पहले क्या होता था, अब तो सबका लोगो मतलब आइकन पे ही दिखता है तो लोग जान जाता है कि ये वर्ड का फाइल है, ये एक्सेल का फाइल है, या पावर पॉइंट का फाइल है, या फोटोशॉप का फाइल है। लेकिन पहले का मतलब ये हुआ कि जैसे 2003 का, हम MS ऑफिस 2003 के बारे में बात करेंगे, उसके पहले के बारे में बात करें तो ये डब्लू तभी तक लिखता था जब तक उसके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है तो डब्लू लिख कर आएगा, एक्स लिख कर आएगा, पी लिख कर आएगा। लेकिन जैसे ही उसके कंप्यूटर से एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो गया है, मतलब कंप्यूटर से एप्लीकेशन डिलीट हुआ है, तो ये फाइल ऐसे ऐसे मतलब ये जो फाइल है ऐसे ऐसे करके आएगा सब फाइल पे, या फिर कुछ यूनिक लोगो दिखेगा। तो कैसे पहचानें कि ये जो फाइल है वायरस है, या फिर ये जो फाइल है वर्ड में बना है, या फिर एक्सेल में बना है, या फिर पावर पॉइंट बना है, या फिर फोटोशॉप में, या फिर कोरियल ड्राव में, आखिर बना कहाँ है। ठीक है, तो इसके जानकारी के लिए सबका यूनिक कोड नेम होता है, जिसे क्या बोलते हैं, उसको एक्सटेंशन नाम बोलते हैं, फाइल एक्सटेंशन बोलते हैं। तो फाइल एक्सटेंशन के द्वारा ही जाना जाता है। फाइल एक्सटेंशन पता कैसे करेंगे, तो जिस फोल्डर का एक्सटेंशन पता करना होगा उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में सबसे नीचे वाला लिस्ट में आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाई देगा, तो प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक जब करिएगा तो जैसे फाइल का नाम, जैसे मान लीजिए इसका नाम है एस, तो S.docx ऐसे लिखा होगा। तो एस जो है ये तो फाइल का नाम हो गया, और डॉट के बाद में जो लिखा हुआ है ये एक्सटेंशन नाम होगा। तो .docx किसका होता है, वर्ड का होता है। .docx 2007 के बाद वाला, मतलब 7 को सम्मिलित करके उसके पहले इसका और एक इसका होता है, जैसे 97 या फिर 2003 होगा तो .doc होता है। दोनों इसी का होता है। वर्जन की बात करेंगे तो ये 2007 और प्लस वाले में .docx बताएगा। एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है ये होता है XLSX होता है। ठीक, उसके बाद में XLS भी केवल होता है, तो ये अच्छा डॉट पहले लगा देंगे दोनों में, .XLSX। ये भी वही वाला हाल है, 2007 प्लस के बाद में XLX लास्ट में जुड़ जाएगा, और जो 2007 से पहले है उसमें सिर्फ S रहेगा। इसके बारे में बात करेंगे तो .PPTX हो जाएगा। ठीक, और PPT भी हो जाएगा। अब इसका भाषा समझ गए होंगे, लेटेस्ट वाला में एक्स सब में ऐड हुआ है, जो ओल्ड वाला है उसमें एक्स नहीं ऐड हुआ है। इसका बात करेंगे तो ये होता है .PSD होता है। ठीक, और इसका बात करेंगे तो .TXT होता है। ठीक है ना, ये किसका फाइल है, तो ये नोटपैड का फाइल है। ठीक, ये किसका है, तो वर्ड का फाइल है, MS वर्ड का फाइल है। ये किसका है, तो एक्सेल का फाइल है। ये किसका है, पावर पॉइंट का फाइल है। और ये किसका है, तो फोटोशॉप का फाइल है। ठीक, अब आप एक्सटेंशन के बारे में समझ गए होंगे कि ये फाइल एक्सटेंशन होता क्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट में एक न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। नया प्रेजेंटेशन से चालू करना है तो नया प्रेजेंटेशन के लिए आपको पता होगा Ctrl+N, नया डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+N, नया वर्कबुक के लिए Ctrl+N, और नया प्रेजेंटेशन के लिए भी Ctrl+N। ये होता है किसका, ओपन का। ये होता है न्यू का, ये कुछ नहीं होता है। सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि एकाधिक टैब वाले एप्लीकेशनों जैसे ब्राउज़र या MS वर्ड में Ctrl+टैब क्या करता है, यानी कि कंट्रोल के साथ में अगर टैब बटन दबाइएगा तो क्या होता है। जैसे कंट्रोल के साथ में टैब बटन जब दबाइएगा ना तो ये क्या करता है, जंप करता है। जैसे मान लीजिए अभी एक एप्लीकेशन पे चाहे एक ऑप्शन पे है, यहाँ पर है, जैसे टैब दबाइएगा ना तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आगे है जो, फिर टैब दबाइएगा तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कोई आगे है, टैब दबाइएगा तो ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब कोई नहीं है, फिर टैब दबाइएगा तो फिर पुनः इसी के पास आ जाएगा। फिर टैब दबाइएगा इसके पास, फिर टैब इसके पास, फिर टैब इसके पास। तो चलिए देखते हैं, नया टैब ओपन होता है, ये गलत है। कह रहा है कि अगले टैब पर स्विच करता है, हाँ अगले टैब पर स्विच करता है,
इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। टैब रिफ्रेश से भी गलत है, मौजूदा टैब बंद भी गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए फिर से चलते अगले प्रश्न की तरफ। MS पावर पॉइंट 2019 में सेव किए गए पावर पॉइंट फाइल को लोड करने हेतु ओपन विकल्प तक एक्सेस के लिए सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा टैब सेलेक्ट करना होगा। इसका सिंपल से पूछने का तरीका है कि ये जो ओपन है ये कौन सी टैब में मिलेगा, ओपन विकल्प कौन सा टैब में मिलेगा। तो फाइल, ओपन, सेव एज, ये सारे के सारे किस में मिलता है, फाइल टैब में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा फाइल टैब में मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट 365 में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके लिए होता है Ctrl+K। ठीक है, पीछे भी इसका चर्चा कर चुका हूँ। यह किसका है, हाइपरलिंक का है। उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा ये किसका है, तो न्यू का है। बाकी ये नहीं कुछ होता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि फाइल डिलीट करने के संदर्भ में GUI आधारित, अच्छा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को ट्रैश या रिसाइकल बिन में मूव करने का सामान्य तत्काल प्रभाव क्या होता है। ठीक है, जैसे किसी फाइल को आप ट्रैश या रिसाइकल बिन में मूव कर रहे हैं, यानी डिलीट करने की बात कर रहे हैं, तो तत्काल प्रभाव से क्या होता है। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। करेगा फाइल को एक विशेष डायरेक्टरी में ले जाया जाता है। हाँ, जब किसी फाइल को रिसाइकल बिन में मूव करते हैं GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये जो होता है एक विशेष डायरेक्टरी में ले जाया जाता है और इसकी डायरेक्टरी प्रविष्टि को अपडेट किया जाता है, लेकिन डेटा स्टोरेज डिवाइस पर बना रहता है। हाँ, जैसे डेटा स्टोरेज डिवाइस पर बने रहने का मतलब है कि ये फाइल में से डिलीट नहीं हो जाएगा, डेटा स्टोरेज में रहेगा, हमेशा के लिए नहीं डिलीट होगा। डिलीट हमेशा के लिए कब होगा, जब आप करना चाहेंगे तब होगा। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएगा। चलिए हम लोगों ने 100 नंबर क्वेश्चन तक पूरा कर लिया। आप सभी को धन्यवाद इतना धैर्य से वीडियो देखने के लिए। और हम लोग आगे चलेंगे, कल से 101 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। और आपसे एक अनुरोध है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, उसके बाद में शेयर भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास में ज़रूर इसे शेयर करिएगा। ठीक, मैंने बीच में भी ये सब नहीं बोलता हूँ क्योंकि आप लोगों का टाइम थोड़ा डिस्टर्ब होगा। मैं डायरेक्ट पढ़ाने पर फोकस करता हूँ, तो लास्ट में बस कुछ सेकंड आपसे बोल दे रहा हूँ कि वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को मेरा सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और आगे और एनर्जी से काम करने के प्रेरित होता है हम लोग। तो कृपया करके ये ज़रूर करिएगा। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत।